Academy, you are live now. ठीक है, thank you. Okay. Thank you. Good morning, everyone. I hope all of you are well. In our previous lecture, day before yesterday, we were discussing the concept of branch accounting, जिसमें हम लोगों ने cost price पे branch account का data system में question किया था. आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे and we'll discuss how to prepare the accounts in the books of our head office when the goods are invoiced at invoice price. I hope आप लोगों को invoice price वाला concept याद है सारा. Now the question, this sheet has been shared via your Google Classroom and I hope you all have this. अभी मैं question दिखा रही हूँ. In case you don't have that PDF, then you can take the screenshot of this so that I'll share the Excel sheet for the solution later on. Now the question says that Gupta and Sons, Delhi has a branch at Agra. तो head office कहाँ है? दिल्ली में और branch है आगरा में. Goods are invoiced to the branch at cost plus 25% at which the branch sells. इसका क्या मतलब है कि जो गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को प्रोवाइड कर रही है वो इनवॉइस प्राइस पे दे रही है. और इनवॉइस प्राइस के लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया था वो समझाया था इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन. उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि लोड मार्जिन जो है दैट इज 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो इट्स बेसिकली कॉस्ट प्लस 25% which will be the minimum selling price at which the branch is going to sell the product in the market. तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी that will be invoice price is equals to cost price plus load margin. तो cost price plus 25% of cost price. That will be your equation. And then different particulars for the year are being given to you where the transactions related to the stock they are given to you at invoice price. आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान आपको ज्यादा रखना है कि जो भी एंट्रीज स्टॉक से रिलेटेड है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक है, या स्टॉक हमें मिला है या हमने रिटर्न किया है, ब्रांच को हेड ऑफिस ने या किसी और ब्रांच ने दिया है या ब्रांच ने वापस किया है, वो सारी एंट्रीज अब हमें इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करनी है. कई बार क्वेश्चन में ये सारी एंट्रीज जो आपको दी हुई होती हैं ट्रांजैक्शंस, ये इनवॉइस प्राइस पर ही होती हैं, बट समटाइम्स इट कैन बी एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस. कई बार जल्दी में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादातर अमाउंट इनवॉइस प्राइस पे है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट वो कॉस्ट प्राइस पे दे देते हैं, तो आप उसको कॉस्ट प्राइस पे दिखा देते हो. तो डोंट गेट डोंट राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स कि आप कोई कॉस्ट प्राइस की एंट्री रिकॉर्ड करो. इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू इनवॉइस प्राइस फर्स्ट और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. यू हैव डिफरेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड in the accounts where we are preparing branch account. और उसके अलावा में मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जिस अकाउंट की हमें जरूरत होती है हम उसके हिसाब से अकाउंट्स बना लेते हैं. एज यू कैन सी जो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 15-16 में दो ट्रांजेक्शंस हैं, एक है गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच, उस पर क्वेश्चन मार्क है, और एक कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, इस पे क्वेश्चन मार्क है. इसका मतलब हमारी ये दो अकाउंट्स हमें कोई ना कोई बनाने हैं जिनसे हमें ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगी और वो हम ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, आई विल जस्ट शेयर द एक्सेल शीट. जस्ट वेट. I have shared the Excel sheet. I have shared the Excel sheet with you all, showing the solution. वो आपको समझा देती हूँ. जैसे जैसे क्वेश्चन में एंट्रीज आ रही हैं वैसे वैसे हम उसको सोल्यूशन करते रहेंगे. सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन दी हुई है, अब यहाँ पे जो हमारे मेन अकाउंट्स हैं वो मेन अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे. एक हमारा बनेगा ब्रांच अकाउंट, एक हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट. ये दो अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच, गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच का मतलब है जो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रही है. गुड्स सेंड्स टू ब्रांच वाला जो हमारे अमाउंट आता है वो हमें दिया हुआ नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए वी नीड्स टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट. उसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन मार्क था कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस में. कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस का मतलब है कि मुझे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे मुझे ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो ये दो अकाउंट मेरे लिए मैंडेटरी हो जाएंगे मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए. तो वन, वी आर प्रिपेयरिंग द ब्रांच अकाउंट. सेकंड, वी आर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट. वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट एंड मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट. हम लोग देख रहे हैं कि उससे कौन सी फिगर हमें मिलती है. ये आपका ब्रांच अकाउंट जब हम शुरू कर रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट में इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस. यू ऑल रिमेंबर द फॉर्मेट. पहले जितने भी हमें एसेट्स या लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, एसेट्स के डेबिट साइड पे, लायबिलिटीज के क्रेडिट साइड पे हम ओपनिंग बैलेंसेस शो करते हैं, उसके बाद बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं. अब क्वेश्चन में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है वैसे वैसे हम उसको ट्रांसफर करते हैं.
चले जाएंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस इट इज गिवन। इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना, हमें इनवॉइस प्राइस का अमाउंट इस पे ट्रांसफर करना था, व्हिच वाज 12,500। तो 12,500 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, हमने उसकी एंट्री की ओपनिंग स्टॉक। मैंने सॉल्यूशन में बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है टर्म्स को, आप उसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो मेक श्योर कि आप पूरा लिखें कि क्या चीज़ है। जैसे जैसे जो मैं एंट्रीज आप लोगों को समझाती जा रही हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम सॉल्यूशन किया हुआ है, जो कैलकुलेशंस होंगी वो मैं दोबारा से आपको इस पे करके दिखा दूंगी, लेकिन जो टाइपिंग का टाइम बचाने के लिए आई हैव डन द सॉल्यूशन, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो एंट्रीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी क्लास में, वो मैं अलग शेड से I'll use light blue color so that it is clear कि हम कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द फर्स्ट एंट्री वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 12,500। अब जो मेरे अकाउंट्स बन रहे हैं, अकाउंट्स मेरे बन रहे हैं विच हैव बीन हाईलाइटेड बाय द येलो कलर, लाइट येलो कलर से। एक हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। इट्स अ सजेशन, अगेन आई एम सजेस्टिंग यू ऑल कि अपार्ट फ्रॉम आप सिर्फ कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझने के साथ में इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप रजिस्टर में सॉल्यूशन साथ साथ करते रहें, ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। आप सिर्फ मेरा बोला हुआ सुनते रहोगे, समझने की कोशिश करोगे तो इतना क्लैरिटी नहीं रहेगी। इट वुड बी बेटर इफ यू हैव द रजिस्टर and you try to solve the question simultaneously. So just prepare these 4 accounts format. One is branch account, the other one is memorandum branch stock account, memorandum branch cash account और memorandum branch debtors account. अभी शायद आप लोगों के लिए क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, प्रैक्टिस हो सकता है आप लोगों ने कम की हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, जैसे जैसे एंट्रीज हमें क्वेश्चन से मिलती जा रही हैं, तो आपने जो 4 अकाउंट्स बनाए हैं उनमें जहां जहां जो एंट्रीज जानी है आप उसको वहां ट्रांसफर कर सकते हो। जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड इन the branch account as the opening stock balance, वो हम लोगों ने ट्रांसफर किया। उसके बाद यही अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, अगर हम मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 12,500। नेक्स्ट एंट्री गिवन टू यू इज ब्रांच डेटर्स अकाउंट 8,500। डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं। शुरू में जो डेटर्स दिए हैं ओपनिंग बैलेंस, तो वो हमारा एसेट का ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स के फॉर्म में। तो ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगा डेटर्स का अमाउंट 8,500। उसके अलावा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी हम बना रहे थे, तो उसमें डेबिट साइड पे यू विल बी गेटिंग यू विल हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,500। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रांच कैश अकाउंट 2,000। ब्रांच के पास कैश है। कैश में आपको जो ध्यान रखना है, मेक श्योर दैट कैश के में जब एंट्री दी हुई होगी तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो नॉर्मल कैश का अमाउंट है या पेटी कैश का है। अगर पेटी कैश का है तो उसमें से पेटी एक्सपेंसेस आपको बेयर करने होते हैं, बाकी अमाउंट वहाँ से नहीं जाएगा, तो उसके हिसाब से आप अकाउंट बनाओगे। कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी, पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, रेमिट किया होगा, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आएगी। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन टू यू 2,000 रुपीज। ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट है, इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 2,000 रुपीज, और मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट भी हम बना रहे हैं, तो वहां पर भी एक एंट्री आ जाएगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज। Prashant and some other student, you have returned to asking me to share the link of Google Classroom. Just wait, at the end of the lecture, before finishing my lecture, I'll share the code so that you can join the Google Classroom. As far as the books are concerned, बुक्स के नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 3 बुक्स मैंने आपको रेफर की थी। वन इज बाय डॉक्टर JR मूंगा, मैं ना इसमें टाइप करके आपको लिख के दे देती हूँ दोबारा से। आप उनमें से जो भी आपको बुक चाहिए आप उसमें से वो बुक आप परचेज कर सकते हो। तीनों बुक ये नहीं है। Okay, now coming back to the solution. Next entry given in the question is the closing balances हमें दिए हुए थे। क्लोजिंग बैलेंसेस में ब्रांच का स्टॉक का दिया हुआ था अमाउंट। अगेन वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इनवॉइस प्राइस है 29,925। तो ये हमारा क्लोजिंग जो स्टॉक है, ये ब्रांच अकाउंट में
क्रेडिट साइड पे लास्ट में एसेट्स का क्लोजिंग अमाउंट आता है, तो यहाँ स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा 29,925 और स्टॉक अकाउंट में भी बैलेंस कैरी डाउन चला जाएगा 29,925 का क्रेडिट साइड पे। देन यू हैव ब्रांच डेटर्स अकाउंट 11,960, वो भी आपका एसेट साइड के एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होने की वजह से ब्रांच के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग में आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन डेटर्स अकाउंट 11,960। उसके अलावा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो लास्ट में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह ब्रांच कैश दिया हुआ है 4,500, तो दीज ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड इन on the credit side of the branch account as the closing balance of all the assets along with the डिफरेंट रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो जो हमने तीनों अकाउंट्स बनाए हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस भी हमने वहां ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद आपको एंट्री दी हुई है गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच का जो अमाउंट है ये हमारे लिए जो हम एंट्री करते हैं, अब ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे बैलेंसेस डालने के बाद एसेट्स की पहली एंट्री होती है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये सब समझाने के लिए भी आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ। ये वाला जो अमाउंट है दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये अमाउंट कहाँ से आएगा हमारे पास, स्टॉक अकाउंट से। तो दिस इज द मिसिंग फिगर व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट। उसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस दिया हुआ है 6,250 का। जो हमें गुड्स मिले होंगे पूरे टाइम में उसमें से 6,250 के गुड्स मैंने रिटर्न किए हैं, ब्रांच को वापस किए हैं। क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि ये इनवॉइस प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हम क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हैं और मेंशन नहीं है कि कॉस्ट प्राइस है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच हैव बीन रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। व्हेन देयर इज अ सिचुएशन व्हेन द गुड्स आर बीइंग रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो उसकी हम दो तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं। इफ यू डू रिमेंबर, मैंने आपको बताई थी, ये वाली हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एक तरीका ये है कि जो हम डेबिट साइड पे एंट्री कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, उसमें से हम माइनस करके दिखाएं। और एक तरीका है हम उसको क्रेडिट साइड पे दिखाएं। ये आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से करिएगा। सोल्यूशन आपका ठीक होना चाहिए, कोई एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। तो अब आपको स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो आपको दोनों तरीके से मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। एक ये वाला अमाउंट है, मैंने गुड सेंट टू ब्रांच में, अभी वो येलो से हाईलाइटेड है क्योंकि अभी वो हमारे मिसिंग फिगर है, स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट इट। उसमें से जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैंने लेस करके दिखा दिया है पहले ही, ताकि वो एंट्री रहे नहीं। जैसे क्वेश्चन में आई मैंने लिख दिया गुड्स सेंट टू ब्रांच में से लेस करके रिटर्न्स बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 6,250 की। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि इसको हम क्रेडिट साइड पे दिखाते। तो जो स्क्रीन पे आपको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड दिख रहा है पोर्शन, उसमें आपको एक एंट्री यहाँ पे दिख जाएगी गुड्स सेंट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच इन ब्रैकेट इट हैज बीन रिटर्न्स 6,250। तो आपके पास दो तरीके थे, या तो आप उसको क्रेडिट साइड पे दिखाओगे गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट इन द ब्रैकेट यू जस्ट राइट रिटर्न्स और 6,250 दिखाओगे, या उसको डेबिट साइड में से लेस करके दिखाओगे। जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। इसके बाकी जो इम्पैक्ट होंगे वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही मैंने अभी आपको बताया। ईदर वे यू जस्ट व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने इसको बीच में एक सेग्रीगेशन कर दिया है, ब्लू कलर की पूरी लाइन से बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। तो उसके नीचे ब्लू बॉर्डर वाली जो लाइन है उसके सेल के नीचे जो रो के नीचे जो हाईलाइटेड है ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन में, वो और वाली ऑप्शन है। तो आप या तो ये ऑप्शन से करोगे सोल्यूशन, या जो आपको पहले दिख रहा है जिसमें ब्रांच अकाउंट में मैंने सोल्यूशन में डेबिट साइड में से लेस करके दिखाया हुआ है। तो ईदर वे यू हैव टू attempt the solution. Next entry was cash remitted to head office. Again, it's the missing figure which we have to calculate. आपको उसके अलावा दिया हुआ था क्रेडिट सेल्स हेड ब्रांच 87,500। आपने ब्रांच ने 87,500 की क्रेडिट सेल्स की हैं। जब भी ब्रांच सेल्स करेगा तो उस टाइम पर या तो वो कैश सेल्स हैं या वो क्रेडिट सेल्स हैं। कैश सेल्स हैं तो जो दो अकाउंट इम्पैक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक स्टॉक, क्योंकि स्टॉक कम हो गया तो स्टॉक को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैश को बढ़ाना पड़ेगा यानी डेबिट करना पड़ेगा। और इन केस इट इज अ डेबिट, इट्स सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, तो क्या करेंगे, स्टॉक अगेन इट हैज टू बी क्रेडिटेड क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, और डेटर्स मेरे बढ़ जाएंगे तो वो मैं डेबिट करूंगी। तो 87,500 की जब हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो स्टॉक तो मेरा कम होगा, स्टॉक कम होगा और डेटर्स मेरे बढ़ जाएंगे। तो स्टॉक कम करने का मतलब है क्रेडिट साइड पे स्टॉक के अकाउंट में आएगा, वो मैंने क्या लिखा 87,500 ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स 87,500। और मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में कहाँ जाएगा, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स 87,500. This is how we have to do this. Next entry is cash sales at branch 51,250. ब्रांच
ने 51,250 की कैश सेल्स की तो स्टॉक मेरा कम हुआ, तो इसका मतलब मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगी कैश सेल्स या बैंक अकाउंट। तो व्हाट यू हैव टू राइट इज मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स 51,250। कैश मेरे पास आएगा, कैश जब आएगा तो मेरा कैश का अकाउंट बढ़ जाएगा, तो डेबिट साइड पे कैश अकाउंट में मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में डेबिट में लिखूंगी मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स 51,250। दिस इज हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट इट। तो इसमें तो नॉर्मल आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो आप अकाउंट्स बनाते रहे हो सेम वही प्रोसेस अभी तक आपका इसमें चल रहा है। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एट ब्रांच 5,000। अब ब्रांच को डेटर्स से 5,000 के बिल्स रिसीवेबल मिले, ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स की होंगी, डेटर्स बने होंगे, उनमें से कुछ डेटर्स ने 5,000 के आपको बिल्स रिसीवेबल दे दिए। अब बिल्स रिसीवेबल दिए तो इसका मतलब डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्स रिसीवेबल दे दिए और एक नया अकाउंट आपके लिए रेज हो गया विच इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो अब इसके लिए डेटर्स अकाउंट में हम एंट्री क्या करेंगे, डेटर्स को हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि डेटर्स ने हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए। तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे अमाउंट हमें कम करना है, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000 रुपीज। और अगर जरूरत है तो आप एक और अकाउंट बनाओगे विच विल बी मेमोरेंडम ब्रांच बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और उसमें डेबिट हम कर देंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट 5,000 रुपए, जब हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने रेज किए हैं। यहाँ अभी हमें जरूरत नहीं है बनाने की, तो फिलहाल मैं वो अकाउंट आपके लिए यहाँ पर नहीं बना रही हूँ। इट हैज नॉट बीन आस्क्ड, इट्स नॉट बीइंग रिक्वायर्ड राइट नाउ। नेक्स्ट एंट्री इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय ब्रांच ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ द अबव मेंशन्ड बिल। अब 4,900 के जो बिल्स रिसीवेबल थे टोटल 5,000 के, उसमें क्या किया कि ब्रांच ने उसको डिस्काउंट करा लिया 4,900 के अमाउंट से। इसका मतलब ब्रांच ने जो 5,000 के गुड्स थे जो क्रेडिट सेल्स की थे डेटर्स थे, उसके बदले में उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब बनाए 5,000 के, तो ब्रांच ने क्या किया कि ब्रांच ने उसको डिस्काउंट करा लिया, पहले ही बैंक से पैसे ले लिए, तो बैंक ने सर्विस चार्जेस लिए होंगे, तो आपको 5,000 की जगह यू रिसीव द अमाउंट ऑफ 4,900। अगर मैं मेमोरेंडम ब्रांच बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाऊंगी तो उसमें आ जाएगा डेबिट साइड पे, तो अमाउंट आया था 5,000 का मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फिर डिस्काउंट आ जाएगा 100 रुपीज और बैंक अकाउंट आ जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 4,900। इसका मतलब मुझे 4,900 ब्रांच के पास कैश आया, तो मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में बना रही हूँ, कैश मेरे पास आया, इसका मतलब वो डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल जो मैंने डिस्काउंट कराए थे। ठीक है, तो 49,000 सॉरी एक सेकेंड रुको, I'll share this again. तो 4,900 की जो पेमेंट आपके पास आई है बैंक में, तो मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम जो भी बना रहे थे उसके हिसाब से इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में पैसे आए इन फ्रॉम द बिल्स रिसीवेबल, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट इज कैश सेंट टू ब्रांच फॉर द एक्सपेंसेस 18,000 रुपीज। हेड ऑफिस ने 18,000 रुपए कैश दिया आपको एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। जब हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे देती है एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए, तो दो तरीके से हैं, या तो नॉर्मल एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए पैसे मिल रहे हैं या फिर उनको पेटी कैश के लिए पेटी एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ कैश आपको मिला है 18,000 रुपए टू बेयर द एक्सपेंसेस। तो ब्रांच को पैसा जो मिलता है तो वो हम कहाँ दिखाते हैं, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट करके विद द अमाउंट व्हिच वी हैव रिसीव्ड। अब यहाँ क्योंकि पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है कि किस खर्चे के लिए है, तो हम वो मेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट 18,000 रुपीज, और उसके अलावा मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट से जो हमें पैसा मिलता है। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि जो आप अकाउंट्स बनाते हो, आपने जो रूल्स पढ़े हैं, रूल्स में आपने डुअल एस्पेक्ट पढ़ा है, डुअल एस्पेक्ट में आप ये कहते हो कि एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स में इंपैक्ट डालेगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट कर लेते हैं कि ब्रांच अकाउंट में बैंक अकाउंट 18,000 डेबिट किया है तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट में आएगा। यहाँ जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पर कहीं पे भी वो क्रेडिट में नहीं दिखाया हुआ, दोनों ही अकाउंट हमारे डेबिट के हैं। एक हमारा
इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच को मैंने पैसा दिया है, ब्रांच मेरे लिए डेटर है, मैंने और उसको पैसे दे दिए हैं, तो डेटर मेरे उसकी देनदारी उतनी और बढ़ गई है, तो डेटर्स इंक्रीज करने की वजह से ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगा। मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट जो बना रहे हैं, वो ब्रांच का कैश अकाउंट बना रहे हैं, हेड ऑफिस का नहीं। हेड ऑफिस का अगर अकाउंट बनाती मैं कैश अकाउंट, तो वहाँ क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट में आता कि मेरे यहाँ से हेड ऑफिस के अकाउंट से बैंक से पैसा गया, तो वहाँ पे ये 18,000 रुपए क्रेडिट में आते। यहाँ जो हम मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट बना रहे हैं, ये ब्रांच का बना रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पैसा गया है तो ये क्रेडिट में आएगा, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट किसका बन रहा है? ब्रांच का। ब्रांच को तो पैसा मिला है, तो मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में भी ये अमाउंट डेबिट में ही आएगा। Next entry is actual cash expenses at branch 17,950. जो ब्रांच ने कैश के एक्सपेंसेस किए हैं वो 17,950 के हैं, तो ब्रांच ने किए हैं, ब्रांच ने पैसा दिया होगा, तो ब्रांच का जो कैश है वो कम हो जाएगा। ब्रांच का जब कैश कम हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, तो ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 17,950 से विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच, इनवॉइस प्राइस आपको दी हुई है 75 रुपए। इसका क्या मतलब है कि जो ब्रांच में स्टॉक था, उन्होंने वैल्यूएशन करी, उन्होंने वेरिफिकेशन करी स्टॉक की, जो भी उनका प्रोसेस रहा होगा, उससे उनको ये पता चला कि 75 रुपए के स्टॉक की कमी है, शॉर्टेज है। इसका मतलब एज पर बुक्स मैंने जितना भी स्टॉक दिखाया हुआ है, एक्चुअली में उससे 75 रुपए कम का मेरे पास स्टॉक है, तो मैंने जो स्टॉक दिखाया हुआ है वो ओवर वैल्यू किया हुआ है, ज्यादा दिखा रखा है, मुझे उसको कम करके दिखाना है। कम करके दिखाने का मतलब है मुझे उसकी जो एडजस्टमेंट है वो क्रेडिट साइड पे मुझे दिखानी पड़ेगी। The entry will be done in the memorandum branch stock account. On the credit side, it has to be written shortage 75 rupees. ये सिर्फ यहाँ आएगा और कहीं नहीं जाएगा अमाउंट। Next entry is cash discount allowed to branch customers 390 rupees. 390 rupees का ब्रांच ने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है ताकि वो जल्दी पैसे दे दें आपको। तो जो ब्रांच के डेटर्स थे उनको आपने डिस्काउंट दिया है 390 रुपीज का, तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? इट विल बी ट्रांसफर्ड एज डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम अमाउंट दिखा देंगे डिस्काउंट का 390 रुपीज का। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है। लास्ट में एक एंट्री बचती है, यू हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट अ रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स में आपके जितने भी टोटल अमाउंट था, नेट अमाउंट जो हमें डेटर से लेना था, उस पर हम 5% का प्रोविजन बना रहे हैं डाउटफुल डेट्स का। दिस विल बी प्रिपेयर्ड एट द एंड व्हेन द क्लोजिंग अमाउंट बैलेंस कैरी डाउन ऑफ डेटर्स इज नोन टू यू, और वो इस क्वेश्चन में गिवन था। ये एंट्री मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में कहीं नहीं आएगी, ये आपकी सिर्फ ब्रांच अकाउंट में आएगी। जो हमने ब्रांच अकाउंट में डेटर्स का अमाउंट दिखाया हुआ है 11,960, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। उस 11,960 जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का, जो नेट अमाउंट था हमें रिसीव करना था, उस पर 5% प्रोविजन लगाएंगे। तो डेटर्स का जो अमाउंट हमने ब्रांच अकाउंट में दिखाया हुआ क्लोजिंग बैलेंस 11,960, उसमें से लेस करेंगे, लेस 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा? 11,960 का 5%, जो अमाउंट आएगा 598 रुपीज का। तो नेट अमाउंट जो हेड ऑफिस कह रहा है, हेड ऑफिस के हिसाब से उसको मिलना चाहिए फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जो ब्रांच को मिलेगा, वो मान के चल रहा है 11,362 रुपए उसको मिलेंगे। तो दिस फिर है करके एग्जीक्यूट, this will be the net amount after charging or after creating the provision of 598 on the for the debtors as provision for doubtful debts. Okay, now I hope it's clear. एक सेकेंड, एक आई होप कि जितना सोल्यूशन हम लोगों ने किया है वो आपको क्लियर है। बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग मुझसे एसओएल से बुक्स मिलने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं,
देखिए एसओएल से आप लोगों को बुक्स मिलेंगी, कब मिलेंगी, आई कांट हेल्प इन दैट। आपको एसओएल की वेबसाइट पे अपडेट करके रखना पड़ेगा। वहाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, इन केस यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ मैसेज और मेल और एनी नोटिस इज देयर ऑन द वेबसाइट, आप उसके अकॉर्डिंगली काम करिएगा। बुक्स कब मिलेंगी वो आपको एसओएल के ऑफिस वाले ही बता पाएंगे। आई डोंट नो। वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी कि टीके गोयल का 2019 का एडिशन उसने परचेज किया है, तो इट विल बी फाइन। उसमें वो अपडेटेड है, उसमें नए सिलेबस के हिसाब से ही है। ओके मुस्कान, यू आर आस्किंग मी टू जूम द एक्सेल शीट। एक्सेल शीट को आई ट्राई कि अगर मैं जूम करती हूँ ना तो थोड़ा हैंग कर रहा है, तो आप कोशिश करो कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी स्क्रीन पे उस शीट को जब जूम आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको उसमें जूम आउट करके आ जाएगा। ओके नाउ द क्वेश्चन इज गुड्स रिटर्न ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी हो सकता है ना। ओके आप में से एक ने पूछा है कि जो गुड्स रिटर्न कर रही है ब्रांच, हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे भी कर सकते हैं। ये जब मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया है अभी आप देखोगे स्क्रीन पर, तो आपको दोनों तरीके से सोल्यूशन दिख रहे हैं। एक सोल्यूशन में आप कर सकते हो सॉरी, एक तरीका है कि जो ब्रांच गुड्स वापस कर रही है वो आप गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट में से माइनस करके दिखा रहे हो, और एक तरीका ये है कि आप उसको क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हो, बाय गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये मैंने आप पर छोड़ा है कि आपको जो कन्वीनियंट लगता है, दोनों तरीके से हो सकता है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पे भी दोनों सोल्यूशन है। आपकी प्रैक्टिस है, आपकी कन्वीनियंस है, आपको जो ठीक लगता है आप एक पैटर्न कोई भी फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट इज ओके वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि जितनी एंट्रीज होंगी उतने अकाउंट्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जितनी एंट्रीज उतने अकाउंट्स हमें बनाने की जरूरत है। हमें जरूरत किन किन अकाउंट्स की है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या है, उन्होंने कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअल में पूछोगे तो जितने अकाउंट्स की एंट्रीज करोगे उतने अकाउंट्स बनेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके अलावा में जो मेन अकाउंट्स आपके बनेंगे, तो नॉर्मली 3 अकाउंट्स बनते हैं। एक ब्रांच अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा में यू मे बी आस्क्ड और यू मे बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। उसके अलावा में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे यहाँ पर एक एंट्री थी कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, उस पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ही है कि मुझे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे कैश अकाउंट से ये फिगर मिसिंग वाली मिलेगी। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन मार्क है या कोई पूछा गया है, तो उसके हिसाब से यू हैव टू डू इट। एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी तो आपके एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे। अभी के हिसाब से हमें नहीं लगता है कि पेपर आपके ऑफलाइन होंगे। ओके साक्षी का क्वेश्चन है एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे किए। साक्षी जो आपका क्वेश्चन है कि अगर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो उसका हम क्या करेंगे। देखो जो हमारे ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा हेड ऑफिस ही पे करता है। एक सेकंड का ब्रेक दो प्लीज। ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन। साक्षी कमिंग टू योर क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड कि अगर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पे करता है तो हम क्या करेंगे। आई टोल्ड यू इन थियरी आल्सो, व्हेन वी talk of dependent branches, all the expenses of the branch are to be borne by head office। तो हेड ऑफिस एक्चुअली क्या करता है, हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे दे रहा है ताकि वो खर्चे पे कर सके, एक्सपेंसेस बियर करे, बट अल्टीमेटली पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हेड ऑफिस से। तो जो हमने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी एंट्री की है, एक्सपेंसेस जो हमें पैसे मिले हैं, इस क्वेश्चन में हमें मिले थे 18,000 रुपए। तो हमने एंट्री क्या की थी, ब्रांच अकाउंट में डेबिट करके दिखाया है ना कि जो हमें हेड ऑफिस में एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए 18,000 रुपए दिए हैं वो हमने ब्रांच अकाउंट के डेबिट में दिखाया टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 18,000 फॉर एक्सपेंसेस। और यही मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में भी हमने ऐड करके दिखाया कितना पैसा मुझे एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए मिला है। तो ये जो भी एक्सपेंसेस
हो रहे हैं वो हेड ऑफिस ही पे करता है, हेड ऑफिस उसके लिए हमें पेमेंट कर देता है या कई बार हेड ऑफिस डायरेक्टली पे कर देता है, तो वो हमें यहाँ पे दिखाने होते हैं। तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे और मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में अगर हमें कैश मिला है तो हम वो उसमें मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में भी डेबिट करके दिखाते हैं। खुशी, यू हैव आस्क्ड मी कि ये वाला जो चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, इट इज सिमिलर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सम कॉन्सेप्ट्स आर सेम, लाइक अगर मैं इनवॉइस प्राइस के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सेम है, मगर फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो डिपेंडेंट ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलरली हम पढ़ रहे हैं अब डिपेंडेंट ब्रांच, उसमें डिपेंडेंट ब्रांच होने की वजह से ऑल द वर्किंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस। ब्रांच इज सेलिंग गुड्स इन द मार्केट एंड गेटिंग प्रॉफिट फॉर द हेड ऑफिस, और उसके बदले में उनको सैलरी या वेजेस मिलती है। वो मेरा बिजनेस का ही पार्ट है, बिजनेस का ही हिस्सा है। कंसाइनमेंट में मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढती हूँ जो मेरे बिहाफ पे मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको सैलरी या वेजेस नहीं मिलती है, उसको कमीशन बेस पे वो काम करता है, उसको कमीशन मिलता है। तो डिफरेंस होता है दोनों कॉन्सेप्ट में। ब्रांच में वो हिस्सा मेरा खुद का है, मेरा बिजनेस का पार्ट है। कंसाइनमेंट में मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है, मुझे फायदा हो रहा है कि मेरी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन उसके बदले में उसको कमीशन मिलती है। चांदनी, तुम्हारा प्रोविजन वाला पॉइंट है वो मैं अभी बता देती हूँ। लास्ट ईयर की बुक्स आप ले सकते हो। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो मार्च एंड में होंगे। एंड डोंट प्लीज अगेन यू आर आस्किंग मी फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आई डोंट नो, ऑफिस पीपल दे आर वर्किंग ऑन दिस पॉइंट। वो अब कब अपलोड करेंगे वेबसाइट पे वो मैं भी नहीं आप लोगों को बता पाऊंगी। ओके ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सोल्यूशन। आप में से एक स्टूडेंट ने चांदनी ने शायद पूछा था कि जो प्रोविजन वाला पॉइंट है वो क्या है। जो हमारे फाइनल अमाउंट है डेटर्स का, वो हमारा डेटर्स का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया था 11,960, जो मुझे डेटर्स से मिलेगा। अब यहाँ पे डेटर्स कौन है? जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, जो ब्रांच के डेटर्स हैं, उनसे ब्रांच को इतना पैसा कलेक्ट करना है और फिर वो मुझे मिलेगा हेड ऑफिस को। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हेड ऑफिस कोई प्रोविजन बना देती है कि हो सकता है 5%, 2%, 10% वो पैसा मुझे नहीं मिलता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5%। ऑलवेज इट हैज टू बी क्रिएटेड ऑन द नेट अमाउंट ऑफ द डेटर्स एट द एंड। जो हमारा लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होता है डेटर्स का, उस पे हम ये प्रोविजन बनाते हैं। तो ये अमाउंट कहाँ आएगा? ये अमाउंट आएगा डेटर्स का जो अमाउंट है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर बाय डेटर्स अकाउंट 11,960, उसमें से हम 5% प्रोविजन लेस करेंगे। ये कौन बना रहा है? हेड ऑफिस बना रही है। तो ये अमाउंट सिर्फ ब्रांच अकाउंट में आएगा। इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन दी मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। 5% किसका? जो नेट अमाउंट था वो कितना था? 11,960 का। तो 11,960 का 5% लेस करेंगे 11,362 इज द अमाउंट व्हिच द हेड ऑफिस इज अज्यूमिंग कि उसका जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं ब्रांच के, उनसे पैसा मिलकर हेड ऑफिस को पैसा मिलेगा। आई होप अभी आपको क्लियर है। नाउ ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द क्वेश्चन जो गिवन थी हम कर चुके हैं। अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। जो हमने कॉस्ट प्राइस पे, अगर हमें कॉस्ट प्राइस पे बना रहे होते तो हमारे सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर हो जाती और अकाउंट्स बन जाते। अब हमें यहाँ पर क्या क्या करना था? दो हमारी मिसिंग फिगर्स थी, एक कैश रेमिटेड और एक गुड्स इनवॉइस्ड टू ब्रांच। उसके लिए हमें मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। उससे पहले क्योंकि ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बन रहा है तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स किसकी करनी है? जितना भी स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज हैं ब्रांच अकाउंट में, जो हमने इनवॉइस प्राइस पे दिखाई हुई है। इनवॉइस प्राइस का मतलब है कोई ना कोई प्रॉफिट मार्जिन उस अमाउंट में एडेड है, उसको मुझे हटाना है, उसका इम्पैक्ट मुझे कम करना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में समझाया था। आई होप यू ऑल डू रिमेंबर। अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई इनवॉइस प्राइस के लिए वो थी इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इक्वेशन क्या होती है? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन। अब यहाँ पर मैं अगर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो लोड मार्जिन है वो मुझे 20% कॉस्ट प्राइस का मालूम है, तो इफ आई जस्ट अज्यूम कि कॉस्ट प्राइस मेरी x है, तो लोड मार्जिन कितना होगा? 20% ऑफ x, 20/100 x, 20/100 x का मतलब सॉरी 25% है, तो 25/100 x, 25% मीन्स 1/4 ऑफ x विल बी द लोड मार्जिन। तो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4 x। अब मुझे यहाँ कैलकुलेशन किस किस के लिए करनी है? पहला जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसके लिए, तो मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है हमें
ब्रांच अकाउंट से हम देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज 12,500 व्हिच इज द इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जो ये 12,500 रुपए का स्टॉक मैंने दिखाया है, ये इनवॉइस प्राइस का मतलब है कि इसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ है और लॉजिकली इट हैज टू बी एट कॉस्ट प्राइस, तो मुझे इसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना है। आई नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट मार्जिन मुझे इसमें से हटाना है, तो वो देखने के लिए मैंने इक्वेशन क्या बनाई, इक्वेशन मेरी बनी, अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4x। ये मेरी इक्वेशन है पूरे क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ जब मैं ओपनिंग स्टॉक के लिए कैलकुलेट करूंगी, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए कैलकुलेशंस कहाँ आएंगी, वो ये वाली हैं। 12,500 is the invoice price is equals to x plus 1/4x। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, LCM आप लोगे तो इट विल बी 4x plus x डिवाइडेड बाय 4x is equals to 12,500। आई होप ये आप लोगों को सबको आती है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 10,000 रुपीज। x मैंने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्राइस है 10,000, इनवॉइस प्राइस है 12,500। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन या लोड मार्जिन जो ऐड किया हुआ है वो कितना है, 2,500 का। 2,500 का जो मैंने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ है उसको मुझे यहाँ से हटाना है। लॉजिक क्या है कि ये जो अमाउंट है 12,500, इसमें 2,500 प्रॉफिट का डाल रखा है मैंने। लोड मार्जिन इज द प्रॉफिट मार्जिन, जो मैंने भेजा था जब ब्रांच को, वो आना कहाँ चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट में, प्रॉफिट या लॉस की फिगर में आना चाहिए। दिखा कहाँ रखा है, स्टॉक की फिगर में। अगर मैं इसको एडजस्टमेंट्स को नहीं करूं, इसमें से 2,500 रुपए नहीं हटाऊं प्रॉफिट के, तो इसका मतलब प्रॉफिट जो मेरा आएगा वो मेरा अमाउंट गलत आएगा। क्यों, क्योंकि कुछ हिस्सा मैंने प्रॉफिट का कहाँ दिखा दिया, स्टॉक में। तो सही पिक्चर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की मेरे पास नहीं आएगी, तो मुझे उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी। उसकी एंट्री आप कैसे करोगे, जो ओपनिंग स्टॉक है उसके लिए अब मुझे ये 12,500 को दिखाना कितने पे था, 10,000 पे, तो मैं यहाँ से माइनस नहीं करूंगी। व्हाट वी हैव टू डू इज, ओपनिंग स्टॉक के लिए हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं। अमाउंट कितना है, 2,500 अमाउंट है लोड मार्जिन वाला। तो अब इम्पैक्ट क्या आएगा, 12,500 रुपए मैंने डेबिट किए, 2,500 रुपए मैंने क्रेडिट कर दिए, तो मैंने नेट इम्पैक्ट क्या आया, 10,000 डेबिट दिए जो कि मेरी कॉस्ट प्राइस थी, तो सही आ जाएगा। और लिखेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक के लिए हम हमेशा एक नया अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के लिए लोड मार्जिन जब हम एडजस्ट करेंगे, वहां लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ लोड मार्जिन ऑन ओपनिंग स्टॉक बैलेंस। तो ये आपकी एंट्री आ जाएगी। तो मेक श्योर कि आप ये याद रखें कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक के लिए हम रिवर्स एंट्री जब करते हैं तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में करते हैं। और गुड्स सेंड्स टू ब्रांच के लिए अगर हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं लोड मार्जिन की, तो वो गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट में ही करते हैं। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक के लिए नया अकाउंट बनेगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो एक एंट्री ब्रांच अकाउंट में जो हमारी स्टॉक की थी 12,500 ओपनिंग स्टॉक की, उसके लिए हमने लोड मार्जिन की एडजस्टमेंट कर दी है। अब आपको जितने भी स्टॉक के अमाउंट थे जो इनवॉइस प्राइस पे थे, उसका इम्पैक्ट कॉस्ट प्राइस पे दिखाने के लिए रिवर्स एंट्री करनी है। तो हमने अभी फिलहाल ओपनिंग स्टॉक की है। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, 29,925 रुपीज। अब इसका भी हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करके लोड मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर वो कैलकुलेट करूं इक्वेशन के हिसाब से, तो इट विल बी 29,925 into 4/5, that will give me the cost price of the closing stock। वो कितना है, 23,940 रुपीज। मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूं, 29,925 इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो हमने कैलकुलेट की, इसका मतलब 5,985 प्रॉफिट मार्जिन क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ दिखा रहे हैं, क्रेडिट साइड पे, तो उसकी रिवर्स एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड पे इस प्रॉफिट मार्जिन से, जिसको हम लोड मार्जिन कहते हैं या लोड प्राइस कहते हैं। तो हमने डेबिट साइड पे एंट्री करनी है, और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट में। तो हमने डेबिट साइड पे एंट्री की टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 5,985 विद द अमाउंट ऑफ लोड मार्जिन ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दी ब्रांच अकाउंट में। अब हम आते हैं सारी एंट्रीज पे जो गुड्स सेंड्स टू ब्रांच से रिलेटेड थी। उसके लिए हमें गुड्स सेंड्स टू ब्रांच पहले चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो मिसिंग फिगर थी। अब हम आते हैं मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज करने पे पहले। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जब हम सारी एंट्रीज कर चुके थे, रिटर्न की एंट्री भी हो चुकी थी, जब हमने सारी एंट्रीज की तो हमें बैलेंसिंग फिगर वहां से मिला डेबिट साइड पे 1,62,500 का, जो हमें ये बता रहा है। अब डेबिट साइड पे अगर बैलेंस आया है, तो इस क्वेश्चन में तो लिखा ही था कि गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट की मिसिंग फिगर आएगी, तो ये हमारे लिए मिसिंग फिगर आ गई 1,62,500, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे थे इनवॉइस प्राइस पे। तो ये हमने डेबिट साइड पे यहाँ ट्रांसफर कर दिया।
टू गुड सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट 1,62,500 ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे, जिसमें से मैंने अपनी सोल्यूशन में 6,250 लेस करके दिखाया है जो गुड्स रिटर्न हुए हैं। उसमें आप क्या कर सकते थे, आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, जो ये ग्रीन और ब्लू में कॉम्बिनेशन में आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, एक एंट्री आ सकती थी गुड सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट 1,62,500 और उसमें से माइनस ना करके हम क्रेडिट साइड पे रिटर्न्स की एंट्री दिखा रहे हैं बाय गुड सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स 6,250। तो आप ये दोनों एंट्री डेबिट और क्रेडिट में भी दिखा सकते हो और ये ही दो एंट्रीज आप डेबिट साइड में रिटर्न्स की लेस करके दिखा सकते हो। आपके पास स्क्रीन पे दोनों है। अब आपको करना क्या है इसके बाद, अगर अब आप ये प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना क्योंकि मैंने दोनों तरीके से समझा रही हूँ। पहला ऑप्शन, अगर मैंने डेबिट साइड पे ही दोनों एंट्रीज की हैं, यानी टू गुड सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट 1,62,500 लेस गुड्स रिटर्न, तो गुड सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रिटर्न 6,250, नेट अमाउंट मैंने दिखाया है 1,56,250 का नेट अमाउंट दिखाया है मैंने, अगर माइनस करके, तो मेरी ये सिर्फ एक ही अमाउंट आया नेट, जो कि गुड्स ब्रांच ने अपने पास रखे हैं और ये अमाउंट है इनवॉइस प्राइस पे। तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड था वो भी मुझे हटाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर वापस अपनी इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए देखूंगी, तो मैं सिर्फ 1,56,250 को देख रही हूँ जो नेट फिगर है। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, 1,56,250 इंटू 4/5 जो मेरी इक्वेशन थी, इससे मुझे पता चला 1,25,000 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब जो बाकी डिफरेंस है 1,56,250 माइनस 1,25,000 विल गिव मी दी प्रॉफिट मार्जिन इन दिस अमाउंट 31,250। इसका क्या मतलब है, 1,56,250 के जो नेट स्टॉक ब्रांच के पास हैं, ब्रांच ने रखे हैं, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है वो कितना है, 31,250 का। तो मैंने उसके लिए रिवर्स एंट्री क्या करी, क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे सेम अकाउंट से, जो अमाउंट क्या आएगा 31,250 क्रेडिट साइड पे, बाय गुड सेल्स टू ब्रांच अकाउंट लोड मार्जिन 31,250, ये वाला अमाउंट। ये एंट्री तब है जब मैंने नेट फिगर देखा है, रिटर्न्स डेबिट साइड पे ही माइनस करके दिखाई है, तब ये सोल्यूशन है। अगर आप एंट्री डेबिट और क्रेडिट दोनों पे कर रहे हो तो लोड मार्जिन की दो एंट्रीज आएंगी। अब कैसे आएंगी, अब मैं अगर इस सोल्यूशन को दिखा दूं आपको, जब आपने 1,62,500 अमाउंट डेबिट दिखाया और 6,250 माइनस करने की बजाय क्रेडिट में दिखाया, तो अब आपकी दो एंट्रीज हैं, एक क्रेडिट में एक डेबिट में, दोनों की रिवर्स में एंट्री आएंगी। तो आप क्या करोगे, 1,62,500 पे जब कैलकुलेशंस करोगे तो आपको अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा 32,500 का, 1,62,500 में जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ है वो इंटू 4/5 करके जब आप देखोगे तो आपके पास ये अमाउंट आएगा। और फिर जो 6,250 की एंट्री है उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन है, वो आपके पास आएगा 1,250 रुपए अमाउंट लोड का, जो 6,250 में है, तो वो हमें डेबिट में करना पड़ेगा टू गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट लोड मार्जिन ऑन दी गुड्स रिटर्न। तो अब यहाँ पर अगर मैंने गुड्स सेंट्स टू ब्रांच 1,62,500 की डेबिट में एंट्री करी, रिटर्न्स की क्रेडिट में करी, तो लोड मार्जिन की दो एंट्रीज आएंगी। अगर मैंने रिटर्न्स माइनस करके दिखाए होते डेबिट में तो लोड मार्जिन की सिर्फ एक ही एंट्री आती। नेट अमाउंट आपका सेम आएगा, कैलकुलेशंस अगर ठीक है तो नेट इम्पैक्ट वही है, बस आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप किस तरह से अकाउंट्स में प्रेजेंट कर रहे हो। अमाउंट माइनस करके दिखा रहे हो तो एक कैलकुलेशन कम हो जाती है, वरना आपकी दो कैलकुलेशंस होती हैं। सिंपल, आई होप ये आपको क्लियर है। इसके अलावा में अब क्या करेंगे, कोई रिटर्न्स की एंट्री कोई एंट्री थी नहीं, हम सब एंट्रीज कर चुके हैं। नाउ जस्ट क्लोज द मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच कैश अकाउंट। पहले ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हम जब बैलेंसिंग फिगर देखेंगे तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रहा है 78,650 का। इसका मतलब 78,650 से इस टाइम पे मेरे डेटर्स कम हुए होंगे। डेटर्स कम होने का मतलब है कि मुझे इतना पैसा मिला होगा। तो आपने बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लिखी 78,650। अब ये पैसा ब्रांच को डेटर्स से मिला, तो ये पैसा तुरंत के तुरंत हमें रेमिट करना होता है। अब पहले हम रेमिट करते अगर डायरेक्टली तो ब्रांच अकाउंट में दिखाते, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कंपाइल कर रहे हैं क्योंकि हम मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। वहां पर मैंने डेबिट साइड पे इसको दिखाया मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में विद द अमाउंट ऑफ 78,650 व्हिच हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। अब मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एज 1,32,350। ये पैसा कहाँ गया, ये वो पैसा है इन टोटलिटी जो मैंने यानी ब्रांच ने हेड ऑफिस को
रेमिट किया है। नॉर्मली हम पीछे क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, ब्रांच अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट, कैश सेल्स with the amount of cash collected from debtors, cash directly paid by debtors to head office, वो सब अलग अलग दिखा रहे थे। यहाँ हमें क्योंकि वो मिसिंग फिगर थी और हम मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में देख रहे हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया जो हमने रेमिट किया है अलग अलग फॉर्म्स का। तो टोटल अमाउंट इज 1,32,350 जो बैंक के थ्रू ब्रांच ने रेमिट किया है हेड ऑफिस को। तो ये अमाउंट ब्रांच अकाउंट में भी आता है, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कैश to head office 1,32,350 and this was the missing figure जो हमें कैलकुलेट करनी थी, तो वो भी हमारी यहाँ पर आ गई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यू हैव टू क्लोज द ब्रांच अकाउंट। जब आप ब्रांच अकाउंट को क्लोज करोगे तो यू विल बी गेटिंग द अमाउंट E6 से E14 the amount will be 8,652 rupees will be the amount of profit you will be getting which will be transferred to general profit and loss account। तो आप टोटल करके देखोगे तो आपका ये अमाउंट आएगा। जो आपको यहाँ टोटल दिख रहा है विच इज 2,11,887, ये आपका अमाउंट तब होगा जब हम लोगों ने जो रिटर्न्स की एंट्री थी 6,250 वो डेबिट में ही माइनस करके दिखाई है। अगर मैं उसको क्रेडिट साइड पे अगर आप लोगों ने दिखाई है तो जो आपका टोटल आएगा ब्रांच अकाउंट का दैट विल बी 2,11,887 प्लस वो अमाउंट आएगा 2,18,137। वो आपके दोनों अमाउंट में कहीं डिफरेंस होगा तो वो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। द प्रॉफिट फिगर विल बी 8,652। नाउ दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इफ द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट द इनवॉइस प्राइस। तो आपने जो भी स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज की होंगी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की रिवर्स एंट्री होगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट में, और गुड्स सेंड्स टू ब्रांच की अगर एंट्री होगी तो उसकी एंट्री रिवर्स होगी, दूसरी साइड पे आएगी सेम अकाउंट में विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। आई होप ये आप लोगों को सबको क्लियर है। इन केस यू हैव एनी क्वेरी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए। ओके, सम ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि कैलकुलेट कैसे किया लोड मार्जिन, वो आप बता दीजिए। ओके, परवेज आलम, आपका जो स्टेटमेंट है इट्स नॉट क्लियर कि व्हाई आर यू अंडरस्टैंडिंग अस थ्रू द लेजर, एक्चुअली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे तो आपकी स्टेटमेंट से क्लियर ही नहीं हुआ है कि आपने बोला क्या है। विशाखा, आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है आप वो मुझे पर्टिकुलरली पूछ लीजिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट तो अलग से दोबारा से कराना 1 घंटे का रिपीट करना वो थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ नहीं आई तब आप मुझे बताओ। ओके, वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि जो इनवॉइस प्राइस का है अमाउंट उसको हम कन्वर्ट कब करते हैं? देखो, जब आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्राइस पे देती है। आपको 2 चीज़ें समझनी है ब्रांच अकाउंट में। एक, इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है? इनवॉइस प्राइस होता है जब ब्रांच को गुड्स मिलते हैं, उसको गुड्स 2 तरीके से मिल सकते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस पे और एक होता है इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूँ कि मेरी एक यूनिट जो मैन्युफैक्चर मैंने की है, 1 सेकंड। आप मुझे 1 सेकंड का प्लीज़ ब्रेक दीजिएगा, अर्जेंट कॉल है प्लीज़।
Okay, the question from you was कि इनवॉइस प्राइस का जो हमें एडजस्टमेंट करना होता है, कन्वर्ट करना होता है कॉस्ट प्राइस पे, वो कब करते हैं? आई वाज जस्ट सेइंग कि आपकी 2 सिचुएशंस हैं। एक, हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स प्रोवाइड करती है वो ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस पे देती है, तो उसमें हमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती, जैसे हमने क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे देती है, तो इनवॉइस प्राइस का मतलब है कि कुछ प्रॉफिट मार्जिन मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। अब कुछ प्रॉफिट मार्जिन मैंने किस में ऐड किया हुआ है? स्टॉक के अमाउंट में। तो मुझे, क्योंकि जब मैं ब्रांच अकाउंट बना रही हूँ, तो उसका पर्पस है कि मैं उस ब्रांच से प्रॉफिट या लॉस मुझे कितना हुआ है वो कैलकुलेट कर रही हूँ। उसके लिए जो स्टॉक में प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ है, आप लॉजिक लगाओ, मैं अकाउंट्स बना रही हूँ और उसका जो मेन टारगेट है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए है। उसमें एक फिगर मैंने दिखाई ओपनिंग स्टॉक, लेट्स से इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 12,500 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। वो मुझे मालूम है कि वो इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनवॉइस प्राइस में मैंने क्या किया हुआ है, इनवॉइस प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन। कुछ कुछ प्रॉफिट मार्जिन मैंने ऐड किया हुआ है, टोटल नहीं है, कुछ ऐड किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर 1 यूनिट की बात करूं, टू मेक यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, 100 रुपए में मैंने 1 यूनिट बनाई, मैंने उसको ब्रांच को दिया 100 रुपए पे ही। तो ब्रांच को मैंने कहा कि मैं 100 रुपए पे, विच इज द कॉस्ट प्राइस, आपको दे रही हूँ, आप इसको मार्केट में बेचो। उन्होंने वो बेचा, जो भी प्रॉफिट आएगा, जितने भी प्राइस हायर प्राइस पे बेचेंगे 100 रुपए से, वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। जब हम गुड्स देते हैं तो जिस प्राइस पर मैंने दिया है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, वो मिनिमम प्राइस हो जाता है जिस पर की ब्रांच मार्केट में बेच सकती है। अब मैंने उसको दिया 100 रुपए पे, तो अगर ब्रांच चाहे तो उसको 100 रुपए पर भी मार्केट में बेच सकती है। अब अगर बाई चांस ब्रांच ने उसको 100 रुपए पे ही बेच दिया, तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। जब ब्रांच 100 रुपए पे बेचेगी तो मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस थी। काम हम कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब मेरा मानना ये था कि मुझे हर यूनिट पे कम से कम 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, कम से कम। अब मैं ब्रांच को तो ये वाली बात नहीं बोल सकती थी भाई कम से कम हर यूनिट पे 10 रुपए चाहिए। वो कहेगा ठीक है, आप मुझे 110 रुपए पे दे दो, आप जो बिल बना रहे हो 110 का बना दो। तो मैंने क्या किया कि बजाय उसको 100 रुपए पे देने के, मैंने दिया ही उसको 110 रुपए पे। तो अब होगा क्या? मुझे तो पता है कि कम से कम, अब जब वो मार्केट में बेचेगा तो वो कम से कम 110 पे बेचेगा। अब अगर वो 110 पे सारी यूनिट्स बेच भी देगा, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा हर यूनिट पे? 10 रुपए का कम से कम होगा ही होगा। तो मैंने क्या किया, बजाय कॉस्ट प्राइस पे 100 रुपए पे देने के, अब मैंने उसको वो यूनिट दी 110 रुपए की। जब मैं उसको 110 पे दे रही हूँ और मुझे पता है कि कुछ हिस्सा, कुछ प्रॉफिट मार्जिन मैंने पहले ही ऐड किया हुआ है, तो मैं उसको जब बिल बना के भेजूंगी, जब बिल जनरेट करूंगी, तो उस पर लिखूंगी 110 रुपए, विच इज द इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब मैंने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा पहले ही इसमें जोड़ दिया है। अगर आप जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस अगर ब्रांच की जो ब्रांच को जो गुड्स देता है वो इनवॉइस प्राइस पे अगर देता है, तो उस सिचुएशन में हमें इस तरह की एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, जैसा क्वेश्चन हमने आज किया है, जहां पर जो एंट्रीज हैं स्टॉक से रिलेटेड। अब स्टॉक में ही सिर्फ वो है ना हमारा प्रॉफिट मार्जिन, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक है, चाहे मैंने इस बार भी भेजा है या रिटर्न्स हुई हैं, तो इस तरह की जो भी एंट्रीज होंगी, जो भी क्वेश्चन में एंट्रीज होंगी, जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे जाएंगे, जहां ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये सारी एंट्रीज जो भी होंगी वो इनवॉइस प्राइस पे हैं, हमें उनके रिवर्स एंट्री करनी होती है। अभी आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद हम लोगों का कॉन्सेप्ट आता है, अगला मेथड है हम लोगों का, दिस वाज द फर्स्ट मेथड व्हिच इज यूज्ड बाय द कंपनीज, जहां पर हम ब्रांच को डेटर मानते हैं, हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर मानती है। दूसरा मेथड होता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसमें अकाउंट्स अलग तरीके से बनते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हेड ऑफिस है वो ज़्यादा कंट्रोल करती है ब्रांच के स्टॉक और ब्रांच के एक्सपेंसेस पर। तो जो इसमें नॉर्मल अकाउंट्स बनते हैं, वो आपके अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटा, अब ब्रांच अकाउंट नहीं बन रहा है नॉर्मल, अब अलग अलग अकाउंट्स बन रहे हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट है। अब यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट है तो क्या है। नॉर्मल अकाउंट है जो हम स्टॉक अकाउंट लेजर पोस्टिंग में हम करते रहे हैं, सिर्फ एक ब्रांच वर्ड पहले लिखा है, क्योंकि अगर हेड ऑफिस के 10 ब्रांचेस हैं तो वो 10 ब्रांचेस के लिए स्टॉक अकाउंट अलग अलग बनाएगा, मेंशन कर देगा ये ब्रांच वन स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच 2 स्टॉक अकाउंट है। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट,
गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट। ये नॉर्मली हम अकाउंट्स बनाते हैं। दोनों मेथड्स में जो एक फ़र्क है वो तो ये अकाउंट्स का है कि हम अकाउंट्स अलग-अलग तरीके से बनाते हैं, अलग-अलग अकाउंट्स बनाते हैं। उसके अलावा में अगर डिफरेंस की हम बात करें तो जो डेटर्स मेथड है वो ज़्यादातर वो कंपनीज फॉलो करती हैं जिनका स्मॉल स्केल पे काम होता है। लार्ज स्केल पे काम अगर हो रहा है, ब्रांच का साइज ज़्यादा है, तो नॉर्मली वो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि जब डेटर सिस्टम फॉलो होता है तो उस टाइम पर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्राइस पे भी दे सकती है और गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भी दे सकती है। दोनों ही कोई कॉन्सेप्ट आपके चल सकते हैं वहाँ पर। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड अगर कंपनी फॉलो कर रही है तो पहली चीज़ ब्रांच का जो साइज़ है वो ज़्यादा है और उसके अलावा जो ब्रांच ने गुड्स दिए हैं वो इनवॉइस प्राइस पे, जो कि सेलिंग प्राइस होता है, उस पर वो आपको गुड्स प्रोवाइड करती है। तो हेड ऑफिस अगर इनवॉइस प्राइस पे दे रही है, या आप ये कह सकते हो कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड अगर कंपनी फॉलो कर रही है, हेड ऑफिस अगर फॉलो कर रही है, इसका मतलब गुड्स कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिए हैं, वो दिए ही इनवॉइस प्राइस पे हैं। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट पे अकाउंट्स नहीं बनेंगे, आपको सिर्फ उसमें अकाउंट्स जब बनाओगे तो वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पर ही बनेंगे। आप आपके इसमें ये शीट मैंने आपको लोगों को आपको शेयर की हुई थी जिसमें सारे के सारे फॉर्मेट है। मैं फॉर्मेट डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा का सीधा क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लूँगी ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं। ओके, एक सेकेंड रुको प्लीज़। Okay, now in this we have to prepare different accounts. The question says that I'm just coming directly to the question. Reliance Limited has the head office in Mumbai and they have the branch at Nagpur. They supply the goods to Nagpur branch at 25% profit on cost price. इसका मतलब जो इनवॉइस प्राइस की इक्वेशन बनेगी तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन है। तो यहाँ पर क्या है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इक्वेशन आपकी ये वाली बनेगी जो हम यूज करेंगे इसको। Accounts are kept at head office from where all the expenses except petty expenses are paid and the petty expenses are paid by branch which are allowed to maintain the petty cash balance of 2500 on impress system। ये आपको क्या है कि जब भी petty cash हमें मिलता है उसे हम petty expenses bear करते हैं और ब्रांच को ये बोला गया है कि आपको हमेशा जो पेटी कैश का बैलेंस है वो 2500 रुपये मेंटेन करके रखना है। तो अगर उनके पास पैसे कम पड़ गए, उन्होंने खर्चा कर दिया है, तो उनको पैसा अरेंज मतलब उनको मिलेगा। एंड एवरी टाइम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश हैज़ टू बी 2500, क्योंकि मुझे वो बैलेंस मेंटेन करके रखना है तो क्लोजिंग बैलेंस 2500 रुपये होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 2500 होगा तो बाय डिफॉल्ट ओपनिंग बैलेंस 2500 होगा। तो जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें पेटी कैश का जो ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2500 रुपये ही होगा। बाकी सारी अकाउंट्स में उसके एडजस्टमेंट्स चली जाएंगी। नाउ यू हैव डिफरेंट transactions or different entries which are given to you in the question. ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, एसेट का, पेटी कैश का, डेटर्स का। अब हमें अकाउंट्स जो बनाने थे, हमें अकाउंट्स इसमें बनाने हैं। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट। I'll just get the question. Okay, you just go through the question. Give me 2 minutes break. I'll continue with the lecture after 2 minutes, please.
Okay, coming to the concepts now. Okay, you want me to explain the concept of load price. Load price is basically, okay, I hope कि एक्सेल शीट आप लोगों को क्लियर है, विजिबल है क्लियरली. लोड प्राइस बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है 100 रुपीज़ पे, दिस इज द कॉस्ट प्राइस. अब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट और अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं इसको 100 रुपये से ऊपर पे कोई भी अमाउंट पे बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा. अब हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स दे रही है वो या तो कॉस्ट प्राइस पे दे सकती है या इनवॉइस प्राइस पे दे सकती है. अगर कॉस्ट प्राइस पे दिया इसका मतलब क्या है, 100 रुपये पे दिया. जो भी प्राइस पे, चाहे वो कॉस्ट प्राइस है चाहे वो इनवॉइस प्राइस है, जो भी प्राइस पे गुड्स इनवॉइस किए जाते हैं, ब्रांच को गुड्स दे रहे हैं हेड ऑफिस वाले, वो प्राइस मिनिमम प्राइस होता है जिसपे ब्रांच गुड्स मार्केट में बेच सकती है. मैं हेड ऑफिस हूँ, मैंने प्रोडक्ट बनाया 100 रुपये का और मैंने हेड ऑफिस ने ब्रांच को 100 रुपये पे ही वो गुड्स दिए. अब 100 रुपये पे ही जब गुड्स मैं दूंगी तो ब्रांच के लिए वो मिनिमम सेलिंग प्राइस हो जाएगा. मार्केट में उसने मान लीजिए 100 रुपये पे ही बेच दिया, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, नील. क्योंकि 100 रुपये पे ही बनाया था और 100 रुपये पे ही उसने ब्रांच ने बेच दिया. अब हेड ऑफिस ये चाहता है कि मुझे कम से कम 10 रुपये का प्रॉफिट हो, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बजाय हेड ऑफिस ने ब्रांच को 100 रुपये पे देने की बजाय मैंने उसको दिया ही अगर 110 रुपये पे, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस जिस पे ब्रांच मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचेगी अब क्या हो गया, 110 रुपये. इसका मतलब अगर उन्होंने एक्चुअली में 110 रुपये पे बेच भी दिया तो मुझे पता है कि मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट कम से कम होना था, वो हो गया. हो सकता है कि ब्रांच उसको 150 रुपये पे बेचे, तो ब्रांच को ये वाली बात पता है कि मुझे जो मिले थे गुड्स वो 110 पे मिले थे जिसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ था और मैंने 150 पे बेचा है, तो इसका मतलब मुझे ये तो पता है एक्चुअली में 40 रुपये तो मैंने कमाए ही है, जो मुझे पता है, कैलकुलेशन जो मैं कर सकती हूँ, प्लस कोई और अमाउंट है जो उसमें प्रॉफिट मार्जिन को उन्होंने ऐड किया था जो मुझे नहीं पता. अब हेड ऑफिस जब कैलकुलेशंस करेगा तो हेड ऑफिस को तो पता है 10 रुपये का ऐड किया हुआ था मैंने प्रॉफिट 110 पे देने की वजह से, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि 50 रुपये का प्रॉफिट है, यानी 40 + 10 का प्रॉफिट हुआ. ये कॉन्सेप्ट अब मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है. अब ये जो 110 है, 110 रुपये में क्या क्या चीजें थी, 110 था इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन मैं प्रोडक्ट को एक्चुअल बेचने से पहले ही ऐड कर रही हूँ. तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, प्लस मैं चाहती थी 10 रुपये कम से कम मुझे प्रॉफिट के मिले, तो कितना आया, 110 रुपये. तो मैंने ब्रांच को दिए वो 110 रुपये पे दिए. अब कैलकुलेशंस जो हमें करनी होती है वो कैसे कर रहे हैं, ब्रांच से अगर मैं सेलिंग प्राइस से इनवॉइस प्राइस को कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे पता था, अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस 150 रुपये है तो मुझे प्रॉफिट के लिए पता है 40 + x है. ये x कहाँ है, ये x का जो अमाउंट है ये कहाँ है, स्टॉक के अमाउंट में ऐड किया हुआ है. 110 वाला स्टॉक का जो अमाउंट था उसमें ऐड किया हुआ था, जबकि ये आना कहाँ चाहिए था, प्रॉफिट के अमाउंट में. तो उसको जो स्टॉक में ऐड किया हुआ है वहां से हटाकर मुझे प्रॉफिट के फिगर में डालना होता है, जिसके लिए जो भी हमारी स्टॉक के रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस पे है, उसको हमें कॉस्ट पे कन्वर्ट करना होता है. अब मान लीजिए मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताए ब्रांच अकाउंट में, यहाँ पर एक एंट्री थी ओपनिंग स्टॉक की, कि ये एट इनवॉइस प्राइस है. मैं आपसे एक यूनिट का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ताकि आपको शायद जल्दी उससे क्लियर हो जाए. 110 रुपये था, मुझे इसमें कैलकुलेट करके पता चल गया कि 10 रुपये प्रॉफिट मार्जिन पे ऐड किए हुए हैं. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी उसके हिसाब से पता चल जाएगा, और आपको ये कैलकुलेशन से जो हम परसेंटेज देख रहे हैं कि गुड्स आर इनवॉइस्ड एट 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व की थी. अब उसके हिसाब से आपको ये पता चल गया कि इसमें से 10 रुपये प्रॉफिट मार्जिन के थे, तो मुझे वो माइनस करने हैं. तो यहाँ से ही डेबिट में ओपनिंग स्टॉक में से माइनस नहीं कर रहे, उसकी रिवर्स एंट्री मैंने की 10 रुपये से, इम्पैक्ट वही आ गया. 110 मैंने डेबिट किया, 10 मैंने क्रेडिट कर दिया, तो नेट इम्पैक्ट क्या है, 100 रुपये. वही मुझे दिखाना था, क्योंकि बाकी 10 रुपये कहाँ जाने थे, प्रॉफिट में, वो अपने आप चले जाएंगे. यहाँ लिखोगे क्या, ओपनिंग स्टॉक के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट. ऐसे ही
जो भी क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का होगा उसके लिए उल्टी साइड पे हम लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड पे तो हम लिखेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट। एक एंट्री स्टॉक से रिलेटेड यहाँ क्या होती है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये अमाउंट भी आपका जो होगा इनवॉइस प्राइस पे होगा। इसके लिए अगर हम रिवर्स करेंगे तो सेम अकाउंट से आती है लोड की। इस तरह से आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, लेट्स से सेम क्वेश्चन में अगर बताऊं 12,500 का ओपनिंग स्टॉक था। इसकी कैलकुलेशंस में मुझे क्या देखना है, ये जो 12,500 रुपए है ये इनवॉइस प्राइस है, मुझे इसमें से लोड मार्जिन हटाना है, उसको कैलकुलेट करना है। इक्वेशन क्या है मेरी, इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन। इनवॉइस प्राइस मुझे दिया हुआ है 12,500 रुपए, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स। तो इक्वेशन क्या बनी, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स यानी कॉस्ट प्राइस प्लस, अब ये क्वेश्चन में मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी कि जो गुड्स भेजे हैं हेड ऑफिस ने वो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो 25/100, 25/100 का मतलब हो गया 1/4, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज अज्यूम्ड टू बी एक्स। ये हमारी इक्वेशन पूरे सोल्यूशन में चलेगी। जब मैं ओपनिंग स्टॉक के लिए देखूंगी तो ओपनिंग स्टॉक के लिए कैलकुलेशन कैसे करूंगी, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू, अब इनवॉइस प्राइस तो मुझे दिया हुआ था 12,500 रुपए, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस विच इज एक्स प्लस 1/4 एक्स। ये मेरी इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो इक्वेशन मेरी सॉल्व करके आएगी 12,500 इंटू 4/5, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए क्या आया है, एक्स आया। एक्स किसको मैंने माना था, कॉस्ट प्राइस को। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 10,000 है, इनवॉइस प्राइस 12,500 था, ये दिया हुआ था। बाकी तीसरी वैल्यू आ गई ना लोड मार्जिन की, वो कितना है, वो है 2500। इसका मतलब 12,500 रुपए में 2,500 रुपए प्रॉफिट के ऐड किए हुए थे, मुझे वो हटाने हैं। तो वो माइनस नहीं करने, क्रेडिट साइड पे दिखाना है स्टॉक रिजर्व से। इस तरह से आपकी एंट्री होती है। आई होप कि अब आप लोगों को ये क्लियर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं अलग मेथड से, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से, जहां मैंने आपसे कहा कि आपके जो मेन अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, अब ये सारे अकाउंट्स हमारे किस पे हैं, ये हम जो स्टॉक दे रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पे दे रहे हैं। तो जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं प्रॉफिट मार्जिन वाली, जैसे हमने जो ब्रांच अकाउंट में किया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में डेटर्स मेथड में, तो हम लोड मार्जिन की एंट्री कहाँ कर रहे थे, ब्रांच अकाउंट में। अब वो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं लोड मार्जिन से रिलेटेड, उसके लिए हमने एक अलग अकाउंट बनाया विच इज द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब नॉर्मल जो स्टॉक अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट्स, जैसे आपके एक्सपेंसेस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये 3 अकाउंट आपके नॉर्मल बनेंगे जैसे हम बनाते रहे हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमें वो सारी एंट्रीज ट्रांसफर करनी है जो लोड मार्जिन की है। कॉन्सेप्ट वही है, ओपनिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व में, क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व में, और बाकी सारी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में। उसके अलावा में अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है, कोई भी लॉस है, एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में दिखाएंगे। अगर आपकी कोई भी डिप्रिसिएशन है, अगर अब ये आप जब बुक्स में देखोगे तो इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी आपको मिल सकता है कि डिप्रिसिएशन कैशलेस ट्रांजैक्शन है, वो सीधा पी एंड एल अकाउंट में दिखा रखा है डेबिट साइड पे। लेकिन जितने भी खर्चे हैं जो नॉर्मल हम ब्रांच के पी एंड एल अकाउंट में ही दिखाते हैं, इसमें एक एडिशनल अकाउंट बना रखा है विच इज द ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। वहां हम ट्रांसफर करते हैं और फिर वहां से टोटल कंपाइल करके ब्रांच के पी एंड एल में दिखाते हैं। तो बेसिकली क्या कर रखा है कि एक ही अकाउंट के हमने 2 टुकड़े कर दिए एक तरीके से, एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट जहां हम सारे के सारे खर्चे दिखा रहे हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, और एक फिर उसको कंपाइल करके हम ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। अब डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन सेज इनवॉइस प्राइस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन में बोला हुआ है नागपुर ब्रांच को जो हम गुड्स दे रहे हैं दैट इज द इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो एडजस्टमेंट्स हमें दी हुई हैं, वी हैव द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ पर ब्रांच अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स का हमारा कहीं ट्रांसफर नहीं करना है, हम ये 5 अकाउंट्स बना रहे हैं। आई जस्ट हाईलाइट दीज, एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट,
एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी एसेट्स अकाउंट की, जैसे बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। अब डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो हम दिखाएंगे। उसके लिए हमें अकाउंट्स का लिए एक एंट्री के लिए बनाने की जरूरत नहीं है until unless there is a purchase or sale of particular fixed asset। अदरवाइज अगर डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट पे लग रहा है, फिक्स एसेट पे, तो वो सिर्फ अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो वो अमाउंट आप नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो भी चल जाएगा, उसके लिए हमें अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्डिंग के लिए 95,000 अभी फिलहाल हम बिल्डिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो वी आर नॉट ट्रांसफरिंग दिस अमाउंट। अगर कहीं डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो हमारा ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। पेटी कैश अकाउंट है, पेटी कैश के लिए एट ब्रांच जो दे रखा है 2500, उसमें भी अगर कोई मिसिंग फिगर होगी देन वी विल प्रिपेयर दिस अकाउंट। अदरवाइज जो पहले इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई थी उसमें ये दिया हुआ था कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आपको मेंटेन करके रखना है एट अमाउंट ऑफ 2500। नेक्स्ट इज डेटर्स का अमाउंट 18,700। ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस हमें दिया हुआ है, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम बना रहे हैं, वहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 18,700 का। फिर इसके बाद यू हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक 42,000 रुपीज़, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा आ जाएगा 42,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट इज फिक्स्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स सेट ब्रांच 37,500 का आपको फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अगेन वी आर नॉट प्रिपेयरिंग दी अकाउंट्स, क्योंकि अगर उस पे फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन का आगे क्वेश्चन में देखेंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि फर्नीचर अकाउंट पे सिर्फ डिप्रिसिएशन की अगर एंट्री है तो हम सिर्फ कैलकुलेट करके अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं पीएल एंड अकाउंट में। अगर कोई परचेज या सेल्स होगी देन वी नीड्स टू प्रिपेयर दी अकाउंट्स। देन द बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, आपने 1350 रुपए के बेड डेट्स राइट ऑफ किए हैं उस ट्रांजेक्शन आपकी ये हुई है पूरे साल में। तो जो बेड डेट्स होते हैं 1350 के, तो मेरे डेटर्स कम हो गए, मुझे नुकसान हो गया। तो अब ये नुकसान नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंसेस को हमने बाइफिकेट करा हुआ है, और जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं वो हम कहाँ दिखा रहे हैं, पहले ब्रांच के एक्सपेंसेस अकाउंट में, एक्सेप्ट द डेप्रिसिएशन ट्रांजेक्शंस। तो डेप्रिसिएशन अगर कोई होगा तो वो डायरेक्टली ब्रांच के पीएलएन में जाएगा। बाकी जितने भी खर्चे हैं ब्रांच के वो पहले हम ब्रांच के एक्सपेंसेस अकाउंट में दिखाएंगे और फिर उसका टोटल करके कंपाइल करके इकट्ठा एक जगह फिर उसको ब्रांच के पीएलएन में दिखाएंगे। तो हमारे जो डेटर्स कम हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ बेड डेट्स, हमें नुकसान हुआ है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। तो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड ब्रांच डेटर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ बेड डेट्स 1350, और डेटर्स मेरे कम हो गए तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ बेड डेट्स 1350। नेक्स्ट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 2,15,000। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं 2,15,000 के। इसका मतलब मेरे पास स्टॉक आया होगा, जब स्टॉक आएगा तो मेरे पास स्टॉक बड़ा होगा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम एंट्री डेबिट साइड पे करेंगे। इन अकाउंट कौन सा यूज कर रहे हैं, गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट। तो टू गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट 2,15,000 रुपीज। अब इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे हम स्टॉक की एंट्रीज कर रहे हैं स्टॉक अकाउंट में, वो सारे अमाउंट कौन से हैं, इनवॉइस प्राइस के, उनमें से कुछ एंट्रीज को हमें इनवॉइस प्राइस पे से हटा के लोड मार्जिन दिखाना होता है। वो सारी एडजस्टमेंट्स किस किस में होती हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट में, अकाउंट में। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जैसे जैसे एंट्रीज ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कर रहे हो जिसमें हमें लोड मार्जिन की एडजस्टमेंट करनी है, आप या तो साथ के साथ कर सकते हो या ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद कर सकते हो। तो अभी क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट पूरा करा रही हूँ, और उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट में कौन कौन से अकाउंट की एंट्री, कौन से अमाउंट जाएंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 5,000 के गुड्स हेड ऑफिस को ब्रांच ने वापस दे दी है। जब ब्रांच गुड्स वापस दे रहा है तो मेरा स्टॉक कम हो गया होगा। स्टॉक कम होने का मतलब है मुझे अकाउंट को क्रेडिट करना है विद द अमाउंट ऑफ 5,000। तो मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया बाय गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स 5,000 रुपीज। एंड मेक श्योर कि जब भी आप रिटर्न्स की एंट्री कर रहे हो तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि ये रिटर्न्स हैं, क्योंकि सेम एंट्री आपकी तब हो सकती है जब हम अपनी ब्रांच से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मेरे पास से तो स्टॉक जाएगा, तो भी एंट्री यही आएगी बाय गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट, लेकिन वो एक्चुअली मैंने हेड ऑफिस को नहीं दी है, वो किसी और ब्रांच को ट्रांसफर की है, मेरे पास स्टॉक कम हो गया। तो मेक श्योर कि इस तरह की दोनों में से कोई भी एंट्री अगर दी हुई है तो आप उसमें ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि ये रिटर्न्स हैं या आपने किसी और ब्रांच को वो गुड्स ट्रांसफर किए हैं। नेक्स्ट एंट्री इज कैश सेल्स एट ब्रांच 1,95,000 रुपीज़ की आपने कैश सेल्स की हैं। जब कैश सेल्स करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा और मेरे पास से स्टॉक कम हो जाएगा। कैश अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, हमें फिलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर बनाएंगे तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा सेल्स के हिसाब से, और यहाँ पर स्टॉक अकाउंट को हम करेंगे क्योंकि 1,95,000 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक कम हो जाएगा कैश सेल्स के हिसाब से। तो इट विल बी बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स 1,95,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री इज क्रेडिट सेल्स 65,000।
अगेन द स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड, और क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो स्टॉक मेरा कम होगा, यानी क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी। क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो एंट्री क्या होगी, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ 65,000 रुपीज, और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बढ़ जाएंगे हमारे डेटर्स, तो एंट्री डेबिट साइड पे आएगी टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स 65,000 रुपीज। नेक्स्ट इज डिस्काउंट टू डेटर्स 1200, आपने 1200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, अगेन इट विल बी योर एक्सपेंडिचर, आपने एक्सपेंसेस बियर किए इन द फॉर्म ऑफ द डिस्काउंट व्हिच हैज बीन अलाउड टू द कस्टमर्स, और डेटर्स मेरे कम हो गए क्योंकि मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम एंट्री करेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1200 रुपीज, और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे हम दिखाएंगे टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1200 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 55,000, 55,000 रुपए का आपको कैश मिला है कस्टमर्स से, यानी आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, आपको कैश मिला। अगर हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 55,000 रुपीज। अब यहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं कैश अकाउंट, हम सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट दिखा रहे हैं, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, तो एंट्री क्रेडिट साइड पे डेटर्स अकाउंट क्या आएगी, बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 55,000 व्हिच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम योर कस्टमर्स। नेक्स्ट इज गुड्स ट्रांसफर्ड टू दिल्ली ब्रांच 22,000 रुपीज, ये एंट्री आई गई है। ब्रांच जो हमारी है वो आगरा में थी, नहीं नागपुर में थी, और हमने दिल्ली ब्रांच को गुड्स भेजे हैं 22,000 के, मेरे पास से तो चले गए, मेरा स्टॉक हो गया कम, मैंने गुड्स दिए किसको, किसी और ब्रांच को, बेचे नहीं है, ट्रांसफर किए, तो अकाउंट कौन सा यूज होगा, गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट, तो स्टॉक मेरे पास से जब कम हो जाएगा तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 22,000 रुपए से, और आप वहाँ लिखोगे क्या, बाय गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट। अब आप यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुड्स ट्रांसफर्ड टू दिल्ली ब्रांच, क्यों, क्योंकि अगर मैं रिटर्न कर रही हूँ हेड ऑफिस को तब भी मेरी यही एंट्री है, बाय गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट, और अगर मैं किसी और ब्रांच को दे रही हूँ तब भी यही अकाउंट है। तो अगर मान लीजिए मैंने वहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा, अब मैं सोल्यूशन देख रही हूँ, अकाउंट्स देख रही हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये वाले जो गुड्स की एंट्री है बाय गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट, वो मैंने एक्चुअली हेड ऑफिस को दिए हैं या किसी और ब्रांच को दिए, तो ये आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ एंट्री आएगी बाय गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट 22,000 गुड्स ट्रांसफर्ड टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट इज नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स 3,000 रुपीज, 3,000 का नॉर्मल लॉस है। जब लॉस होता है तो लॉस के केस में आपके दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस की सिचुएशन में या एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन में हम करते क्या है, नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज द एक्सपेक्टेड लॉस, ये हम लोगों ने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी पढ़ा था, और एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हम लोगों का अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। अगर नॉर्मल लॉस है तो हम क्या करेंगे, 3,000 का नॉर्मल लॉस है तो हमारा स्टॉक तो खत्म हुआ, स्टॉक कम हुआ अगर, तो हम स्टॉक कम करके दिखा देंगे, और ये टोटल अमाउंट जो होगा वो हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। ये आप कहीं पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इन केस इट इज अ नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं, वैल्यू नहीं करते, कीमत तो कुछ ना कुछ होती है, हम क्या करते हैं एज पर कॉन्सेप्ट कि जो भी नॉर्मल लॉस की यूनिट्स की कीमत है हम बाकी यूनिट्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में हम क्या करेंगे, हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं जहां हम प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स करते हैं, लोड मार्जिन की एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो प्रॉफिट है उसमें से हम इस लॉस को एडजस्ट कर देते हैं, तो बाकी यूनिट्स पे जो हम प्रॉफिट कमा रहे थे उसमें से नॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर देते हैं टोटल का टोटल। तो अगर नॉर्मल लॉस है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक तो हमारा कम होगा टोटल अमाउंट से, लेकिन वो टोटल का टोटल अमाउंट कहाँ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो टोटल अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, टोटल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज टू बी एडजस्टेड विद द प्रॉफिट फ्रॉम अदर यूनिट्स। तो हमने कहाँ ट्रांसफर करा, ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में पूरा का पूरा। तो हमने यहाँ क्या करना है, नॉर्मल लॉस था 3,000 का, तो हमने स्टॉक कम करना था, स्टॉक कम करने का मतलब क्रेडिट करेंगे 3,000 से और लिखेंगे क्या, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ 3,000। आप मेंशन कर दीजिएगा कि नॉर्मल लॉस है, और इसी में ही अब इसी को, क्योंकि इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है तो ये वाली एंट्री आपको बता रही हूँ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो उसके डेबिट साइड पे हम लिख रहे हैं टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। ये टोटल का टोटल अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा। अभी एबनॉर्मल लॉस भी इसमें आएगा, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस का इस क्वेश्चन के बाद आपको बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं है फिलहाल। ओके, नॉर्मल लॉस में आपको ये चीज मैं रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मल लॉस अगर है तो टोटल का टोटल जो भी अमाउंट है इट हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अदर यूनिट्स। तो उसके लिए हम पूरा का पूरा अमाउंट
स्टॉक में से कम कर देंगे और उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके बाकी यूनिट्स के प्रॉफिट से एडजस्ट कर देते हैं, कोई बाइफिकेशन नहीं करते हैं। इसके बाद है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है हेड ऑफिस ने गुड्स भेज दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है वो रास्ते में कहीं है, आपको नहीं मिले हैं, मगर हेड ऑफिस भेज चुका है, तो आप ये मानकर चलोगे कि अभी आपको मिले नहीं है लेकिन वो मिल जाएंगे। तो जब हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं वहां पर, क्योंकि हमें एक्चुअली मिले नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन क्योंकि वो हमें मिलेंगे, हेड ऑफिस अपने पास से भेज चुका है, वो अपने स्टॉक को माइनस करके दिखा चुका है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको क्लोजिंग बैलेंस के साथ में लिख के अलग से दिखा देते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन गुड्स इन ट्रांजिट। तो आपने इस तरह से लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन गुड्स इन ट्रांजिट 15,000 रुपए। जब मिल जाएंगे तो वो स्टॉक में आप दिखा दोगे ऐड करके। नेक्स्ट इज रेंट। आपने कुछ पेमेंट आपने जो की है उनके अमाउंट लिखे हुए हैं। रेंट 2400 रुपए, सैलरी 2500 रुपए, इंश्योरेंस 1800 रुपए। ये आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर किए हैं पूरे साल में, वो आपको दिए हुए हैं, तो दे ऑल विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंसेस बढ़ गए जो मैंने किए हैं तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा। बैंक के थ्रू हम पैसा दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, और ये तीनों अमाउंट आपके वहां पर आ जाएंगे। रेंट अकाउंट, रेंट 2400 रुपए, सैलरी 2500 रुपए, इंश्योरेंस 1800 रुपए। और बैंक अकाउंट अगर बनाएंगे तो वहां पे क्रेडिट हो जाएगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट 2400 रुपए, सैलरी 2500 रुपए, इंश्योरेंस 1800 रुपए। नेक्स्ट इज पेटी एक्सपेंसेस आपने बियर किए हैं 1200 रुपए। अब पेटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर हम पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ था कि 2500 रुपए हमेशा उसको मेंटेन करके रखना है बैलेंस। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 2500 रुपए होगा, 2500 रुपए क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, और आपको पेटी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1200 रुपए। तो ये मुझे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो ये तो सीधा का सीधा 1200 रुपए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे हमने दिखा दिया, पेटी कैश अकाउंट से पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट 1200 रुपए। इसका मतलब अगर मैं थियोरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूँ या पेटी एक्सपेंस अकाउंट, अगर पेटी कैश अकाउंट बनाऊं तो बैलेंस पहले 2500 रुपए होना चाहिए था तो होगा, क्लोजिंग 2500 होना चाहिए एज पर दी इन्फॉर्मेशन विच इज देयर इन द क्वेश्चन। 1200 मैंने खर्च कर दिया पेटी एक्सपेंसेस में। इसका मतलब अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो पूरे साल में मुझे हेड ऑफिस से 1200 रुपए और मिले होंगे, तभी वो 2500 का बैलेंस मेंटेन रह रहा है मेरा। तो जो मुझे पैसा मिला होगा वो 1200 रुपए मिला होगा, तो वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा जो मुझे पेटी एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए मिले हैं, बट क्योंकि अभी नहीं बना रहे हैं तो बता दिए मैंने आप लोगों को वो भी। नेक्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंस। आपको दिया हुआ है स्टॉक का 40,000 रुपीज, बट अब यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि क्लोजिंग जो बैलेंस हेड ऑफिस का आपके पास रखा हुआ है स्टॉक का 40,000, वो कॉस्ट प्राइस है, और हम ये अकाउंट्स किस पे बना रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अमाउंट है वो इनवॉइस प्राइस पे है या नहीं है। ये जो 40,000 है ये कॉस्ट प्राइस है, मुझे इसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। इसको जब इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करूंगी तो कैसे क्या कन्वर्ट करूंगी, मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन मेरी क्या थी, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस इंफॉर्मेशन थी 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर मुझे कॉस्ट प्राइस मालूम है 40,000 रुपए कॉस्ट प्राइस थी। 40,000 का 1/4 का देखूं, इसका मतलब 10,000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन के थे। तो इनवॉइस प्राइस अगर आएगा तो कितना आएगा, 50,000 क्लोजिंग स्टॉक का। आई होप कि ये क्लियर है। तो सिंपल कैलकुलेशंस थी इसमें। द इनवॉइस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक कम्स टू बी 50,000 रुपीज, जिसपे मुझे अपने अकाउंट्स में शो करना है। जब मैं अकाउंट्स में शो करूंगी तो स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए था, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया 50,000 रुपए। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आया बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज। इसमें मुझे पता है कि 10,000 का प्रॉफिट मार्जिन है। आप जब कैलकुलेशंस करेंगे तब नॉर्मल कॉस्ट, ओके, ब्रांच क्वेश्चन में अब लास्ट एडजस्टमेंट हमारी बची है एक, विच सेज दैट यू हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट अ रेट ऑफ 20% एंड बिल्डिंग पे 10%। दो अमाउंट डेप्रिसिएशन के थे। डेप्रिसिएशन के जो अमाउंट होते हैं वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो फर्नीचर पे 20% है। फर्नीचर का अमाउंट था, बुक वैल्यू जो हमें दी हुई थी वो 37,500 दी हुई थी, उसका 20%, उसका जब 20% निकालेंगे तो वो अमाउंट आएगा 7,500 विच विल बी चार्ज इन ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे अमाउंट
आ जाएगा 7,500 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इसी तरह बिल्डिंग पे था 10% डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू दी हुई थी वो दी हुई थी 95,000 रुपीज। तो 10% का मतलब हो गया 9,500 विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 9,500। इस तरह से आप अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमारी अब सारी हो गई है क्लोज। अब हमको एडजस्टमेंट्स करनी है। अब एडजस्टमेंट्स कैसे कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हम ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है हम पहले वो क्लोज करते हैं। ब्रांच का जब हम स्टॉक अकाउंट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जब हम क्लोज करेंगे, ये जो अब आप यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हूँ तो आप उसको समझने की कोशिश प्लीज आप कर लीजिएगा। ये हम हमेशा बनाते हैं एट इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब स्टॉक से रिलेटेड कोई भी अगर एंट्री हमने की थी तो वो इनवॉइस प्राइस पे थी। अगर अब यहाँ पे जो कंपैरिजन आपके पास जो अमाउंट निकल कर आता है वो क्या है? अगर आपका इनवॉइस प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस, हम ये मान के चलते हैं कि इनवॉइस प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए। तो एक सिचुएशन तो ये है जब इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस होगा आपका, तो उस सिचुएशन में लॉजिकली अगर आप देखोगे तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सब जगह जो भी एंट्रीज हैं वो मेरी इनवॉइस प्राइस पे ही है और वो ही मेरा सेलिंग प्राइस है। तो जो डेबिट और क्रेडिट साइड है टोटल मैच करना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कहता है कि इन केस वी आर यूजिंग स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड वी आर प्रिपेयरिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमेशा इनवॉइस प्राइस पे है और इनवॉइस प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस अगर है तो जो स्टॉक अकाउंट है उसका कोई भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। अनटिल अनलेस की क्वेश्चन में मिसिंग फिगर है तो बात अलग है, अदरवाइज टोटल मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ था, अब आप इसको मैच करके देखोगे तो डेबिट साइड पे 98,000 रुपीज कम आएंगे, जो अभी मैंने ब्लू से हाईलाइट नहीं किया, येलो से हाईलाइटेड है अभी भी। अगर आप इसको देखोगे कैलकुलेट करके तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड स्टॉक अकाउंट का मैच करना चाहिए, टोटल सेम आना चाहिए। नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो वो सिचुएशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। उसकी सिचुएशन का क्या मतलब है कि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। अगर इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होंगे तो डेबिट और क्रेडिट का जो भी अमाउंट है दोनों का टोटल मैच करेगा, बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई और सिचुएशन है, कोई और सिचुएशन क्या हो सकती है? इनवॉइस प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। ये तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस के केस में स्टॉक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच होगा। अगर दोनों में से कोई एक सिचुएशन, दूसरी में से कोई एक सिचुएशन है जहां इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नहीं है तो सरप्लस या डेफिशिएंसी की सिचुएशन आती है। इन केस द इनवॉइस प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस तो क्या है? इसका मतलब क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा। डेबिट साइड पे तो इनवॉइस प्राइस वाले अमाउंट थे, सेल्स हम कहाँ दिखा रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे। इनवॉइस प्राइस ज्यादा अगर है यानी डेबिट का बैलेंस ज्यादा है टोटल, तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो ये होती है डेफिशिएंसी की सिचुएशन। और अगर सेलिंग प्राइस जैसे अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा था इनवॉइस प्राइस से, तो वो सिचुएशन होती है हमारी सरप्लस की। ये सिचुएशन होती है हमारी सरप्लस की, जो अभी सिचुएशन में है क्वेश्चन में। तो जब आप टोटल करोगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ सरप्लस ऑफ 98,000 रुपीज इन द ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है विच विल बी ट्रांसफर्ड। अब बैलेंसिंग फिगर अगर आ रही है डेफिशिएंसी या सरप्लस तो वो आपकी कहाँ ट्रांसफर होगी? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये मेन पॉइंट्स है, आप लिख लीजिएगा। यू हैव टू क्लोज ब्रांच स्टॉक अकाउंट in case the invoice price is same as selling price, it should be the total of debit and credit side should be same, मैच करना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो डेफिशिएंसी या सरप्लस की सिचुएशन आएगी एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप ये क्लियर है। अब ये मैंने जो मेरा डेबिट साइड पे सरप्लस आ रहा था ये हमने ट्रांसफर कर दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्रेडिट साइड पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट सरप्लस के हिसाब से 98,000 रुपीज। इसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट आप क्लोज करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 26,150 रुपए की। अब क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो मैं एडजस्टमेंट्स बता रही हूँ, अकाउंट्स बाद में क्लोज करा दूंगी। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में
जो आपकी एंट्रीज हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स सेंट टू ब्रांच, उनमें से आपको लोड मार्जिन जो हम करते थे कैलकुलेट, उनकी सबकी एंट्रीज कैलकुलेट करके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में करनी है। अभी आई होप कि आपको अमाउंट कैलकुलेट करना आता है, मैं सिर्फ फटाफट से आपको एंट्रीज बता रही हूँ कि कहाँ करनी है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था 42,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक था। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए रिवर्स एंट्री हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे, और अकाउंट कौन सा यूज करते हैं, स्टॉक रिजर्व। इस पे अमाउंट जो कैलकुलेट करके आएगा जो अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 8400 का। इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बाय स्टॉक रिजर्व लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक 8400। इसी तरह जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, अब 50,000 का था, इस पे आप कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पर दो स्टॉक है, एक क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 और एक था गुड्स इन ट्रांजिट 15,000, उस पे भी आप दिखाओगे। तो टोटल में आप इकट्ठा करके दिखा सकते हो। 65,000 रुपीज टोटल क्लोजिंग बैलेंस में था, जिसमें से 50 क्लोजिंग स्टॉक था, 15 गुड्स इन ट्रांजिट था। तो टोटल पे 65,000 पे कैलकुलेट करोगे और वो स्टॉक रिजर्व में आ जाएगा। 65,000 पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ 13,000 लोड मार्जिन। तो वो हमारा आएगा स्टॉक रिजर्व में। डेबिट साइड पे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोड मार्जिन ऑन द क्लोजिंग स्टॉक, टोटल पे 13,000। इसके अलावा डेबिट साइड पे एक एंट्री थी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 2,15,000 की, उस पे आप रिवर्स में एंट्री करोगे तो इट विल गिव यू 43,000 रुपीज। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 43,000 रुपीज। क्रेडिट साइड पे एक आपकी एंट्री थी गुड्स रिटर्न, जो आपने किए थे 5,000, एक आपने 22,000 की एंट्री की थी। इन दोनों पे अमाउंट आप जब कैलकुलेट करोगे तो एक लोड मार्जिन आएगा गुड्स रिटर्न जो किए हैं 1,000 रुपये आएगा उस पे, एक जो आपने 22,000 के गुड्स ट्रांसफर किए थे उस पे आएगा 4,400 रुपए। तो ये दोनों एंट्रीज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगी। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, एक 1,000 रुपए से विच इज द लोड ऑन द गुड्स रिटर्न, और एक 4400 विच इज द लोड ऑन द गुड्स विच हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली ब्रांच। ये अमाउंट आपका आएगा। और इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, और कोई एंट्री थी नहीं, बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच कम्स आउट टू बी 1,28,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये हमारी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। अब आप ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करोगे। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में से टोटल करना है और बैलेंसिंग फिगर आपकी जो आ रही है वो आ रही है 10,450। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच पीएल एंड अकाउंट। तो ये आपकी ट्रांसफर होकर डेबिट साइड पे ब्रांच पीएल एंड अकाउंट में आ जाएगी एंड यू विल बी हैविंग द बैलेंसिंग फिगर एज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर। अब ब्रांच अकाउंट का मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसमें एक चीज रह गई थी जो इस क्वेश्चन में नहीं थी, वो मैं आपको 1 मिनट और ले रही हूँ, उसके बाद आई जस्ट फिनिश दिस लेक्चर। एबनॉर्मल लॉस वाला हमने अभी मैंने आपको नॉर्मल लॉस की सिचुएशन बताई थी कि इन केस यू हैव नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, द टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक अकाउंट। तो क्रेडिट में आ गई और टोटल अमाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आया। इन केस यू हैव एबनॉर्मल लॉस तो क्या करोगे? एबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस वाला होता है, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, 12,000 का एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करके देखना है, उसमें से उस जो हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं कॉस्ट प्राइस और लोड मार्जिन, 12,000 इनवॉइस प्राइस है, उसको हमें देखना है प्रॉफिट मार्जिन कितना है। वो तो हमें हुआ ही नहीं, मतलब एक्चुअली नुकसान हुआ है। इन केस इफ नॉर्मल लॉस इज गिवन टू यू, इट हैज टू बी बाइफिकेटेड। नॉर्मल लॉस में हमने नहीं किया, लेकिन एबनॉर्मल लॉस में आपको उसको बाइफिकेट करना होता है कि उस टोटल इनवॉइस प्राइस में जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी कीमत कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी और प्रॉफिट मार्जिन कितना था। जो बाइफिकेट करोगे, अब मैं इस क्वेश्चन में ही अगर कह दूं कि 12,000 का नॉर्मल लॉस था, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? जो 12,000 का नॉर्मल लॉस है उसको जब मैं बाइफिकेट करूंगी तो कॉस्ट मुझे पता चलेगी 9,600 का एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है और 2,400 उसमें मैंने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ था। इन केस यू हैव एबनॉर्मल लॉस तो हम क्या करेंगे? बाइफिकेट करके जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है, स्टॉक में हम 12,000 ही कम करेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? हम यहाँ आपको दिखा देती हूँ। स्टॉक अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो उसकी क्रेडिट साइड पे आप कैसे लिखोगे एबनॉर्मल लॉस को? एबनॉर्मल लॉस को आप एक अमाउंट कॉस्ट प्राइस का और एक अमाउंट लोड मार्जिन का, जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वो आपका कहाँ जाएगा? वो आपका जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये आप दिखा रहे हो ब्रांच पीएल एंड अकाउंट में अमाउंट है 9,600 का, और जो उसका लोड मार्जिन है एबनॉर्मल लॉस, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपका अमाउंट चला जाएगा 2,400। तो स्टॉक अकाउंट में मैंने टोटल दिखाया 12,000 है, लेकिन उसको तोड़ दिया, एक कॉस्ट प्राइस और एक प्रॉफिट मार्जिन।
तो मैंने क्या किया है, जो कॉस्ट प्राइस है एबनॉर्मल लॉस की, वो मैंने कहाँ ट्रांसफर करी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो लोड मार्जिन था एबनॉर्मल लॉस का, वो मैंने कहाँ डाला, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये दोनों एंट्री कहाँ दिखाई है मैंने, स्टॉक अकाउंट में। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा डेबिट साइड पे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से 2400 विद द अमाउंट ऑफ लोड मार्जिन ऑफ द एबनॉर्मल लॉस। और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वहां डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एबनॉर्मल लॉस 9600। इस तरह से आपको ये अकाउंट में एंट्री करनी होती है। तो मेक श्योर कि इन केस नॉर्मल लॉस इज देयर, यू डोंट हैव टू बाइफिकेट इट, टोटल अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज टू बी डिडक्टेड from the stock account and it has to be transferred to branch adjustment account. एबनॉर्मल लॉस के केस में उसको बाइफिकेट करना है, जो कॉस्ट प्राइस होती है उसको हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और जो लोड मार्जिन का अमाउंट है एबनॉर्मल लॉस का, वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में शो करते हैं। आई होप it's clear. Swati, thanks for the concern. I hope the branch accounting is clear. In case you have any doubt, you can try to attempt questions and you can ask me later on. Abhi, today's lecture is over now. See you all on next Thursday with the new chapter. We'll discuss some new chapter, maybe hire purchase. Till then, take care. No queries from you. Okay, now we can end today's session. See you on next Thursday. Take care. Bye-bye.